मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसमें सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म आप लिखो डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाओ जिसकी उसके शेप में चेंज आ जाए, यानी वो डिफॉर्म्ड हो जाए, जो उसकी फॉर्म है उसमें फॉर्म में चेंज आ गया, तो उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर रबड़ को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो उसकी वजह से उसकी फॉर्म चेंज हो गई, उसकी फॉर्म में चेंज आ गया, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो लिखिए अ फोर्स विच चेंजेस द साइज, a force which changes the size or shape of a body is called a force which changes the size or shape of a body is called a deforming force. Clear? सर ये फोर्स किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे लग सकता है ना? अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी की शेप में चेंज आ गया तो उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। जैसे कि मैं अगर वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ पर इसकी शेप में चेंज तो नहीं आ रहा, तब आप इसे डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक आप नहीं कहोगे जब तक उसकी शेप में चेंज ना आ जाए, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट इलास्टिसिटी। ठीक है। तो इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो और लगा के उसको उसके ऊपर से जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो वो अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। बॉडी की वजह से आपने रबड़ को स्ट्रेच किया, जैसे ही रिलीज किया और रबड़ ने अपनी शेप को वापस रीगेन कर ली। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो होती हैं बॉडी की, जो अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप ओरिजिनल साइज को रीगेन कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। क्लियर है? यस if सर। if a body regains its original size and shape, if a body regains its original size and shape, if a body regains its original size and shape after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, it is said to be elastic body, it is said to be elastic body, and this property is called elasticity. It is said to be elastic body and this property is called elasticity. ठीक है। नेक्स्ट हाँ सर। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। If a body regains its original size and shape completely and immediately after the removal of deforming force, कुछ बॉडीज होती हैं जो टाइम लेती हैं और completely रिगेन नहीं कर पाती, रिगेन करती हैं पर completely नहीं कर पाती, तो उस टाइप की बॉडी को हम प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कह सकते हैं। पर ऐसी बॉडी जो बहुत क्विकली अपनी रिगेन साइज को रिगेन कर रही है, शेप को रिगेन करनी है और बहुत जो ओरिजिनल थी कंप्लीटली रिगेन कर ले रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है। तो इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप completely completely and immediately after the removal of deforming force, and immediately after the removal of deforming force, it is said it is said to be a perfectly elastic body. It is said to be a perfectly elastic body
इसका जो एग्जाम्पल है, जो ऐसा तो बहुत प्रैक्टिकली ऐसा मिलना बहुत बहुत कम केसेस मिलते हैं, बहुत कम ऑप्शन है, बट एक इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्वार्ट्ज फाइबर। सर वो क्या होता है? एक फाइबर होता है, क्वार्ट्ज पार्टिकल होते हैं, तो इस पार्टिकल्स के एक फाइबर होते हैं जो अपनी ओरिजिनल शेप को या परफेक्टली इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है। यस सर। फाइबर मतलब एक टाइप का मटेरियल है, आप कह लो। प्लास्टिक टाइप मटेरियल लगेगा, बट वो एक्चुअली में प्लास्टिक होता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी। जिस तरीके से इलास्टिसिटी है उस तरीके से प्लास्टिसिटी, बट इलास्टिसिटी का अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी, मतलब रिगेन नहीं कर पा रहा है तो प्लास्टिसिटी, रिगेन कर ले रहा है तो इलास्टिक। ठीक है। इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज, if a body does not regain its original size and shape even after the removal of deforming force, original size and shape even after the removal of deforming force, it is said to be a plastic body. It is said to be a plastic body, and this property is called plasticity. And it is said to be a plastic body, and this property is called plasticity. And this property is called plasticity. इसका एग्जाम्पल है च्युइंगम। अगर आप देखो उसको, आप स्ट्रेच कर दो तो च्युइंगम वहीं का वहीं रह जाता है, वो अपनी वापस उस पोजीशन पे नहीं आता है, तो हम उसको कह सकते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रेस। ये वो टेंशन वाला स्ट्रेस नहीं है, ये फिजिक्स वाला स्ट्रेस है। हाँ सर, इसका फॉर्मूला पढ़ा तो था। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली आप समझ लो इंटरनल प्रेशर, बॉडी का इंटरनल प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं किसी एरिया पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स जब किसी एरिया पे लगता है तो वो क्या होता है? प्रेशर होता है। पर जब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके बॉडी के यानी बॉडी के इंटरनली अंदर, बॉडी के अंदर एक और फोर्स जनरेट होता है जो मेरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे एक फोर्स एफ लगा है इतने से एरिया में, तो इतने से एरिया में एक और एफ लग जाएगा जो बॉडी के इंटरनली लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे ये इसको क्या करेगा? वापस लेके जाएगा। ठीक है। तो एक तरीके का रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। ये है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट होता है बॉडी के अंदर, वो जब उसकी शेप को या जिस पोर्शन में आपका फोर्स लगा है जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हुआ है, अगर वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो वो जो फोर्स है वो किसी न किसी एरिया पे लग रहा है, सेम एरिया पे लग रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। The stress basically nothing is basically an internal pressure of a body. ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। हम्म। तो स्टेरिंग रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आ गया कि जो इसको रिस्टोर करेगा, इसकी शेप और साइज को रिस्टोर करेगा। ठीक है। वो हम जब भी यस फोर्स सर, लगाए, जैसे स्प्रिंग के केस में था। जैसे स्प्रिंग के केस में था वही सेम केस। तो इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स set up per unit area, the internal restoring force set up per unit area of cross section, set up per unit area of cross section of the deformed body, of the deformed body is called stress, is called stress, is called stress। फॉर्मूला क्या सर है? इसका और प्रेशर का फॉर्मूला सेम ही है? सेम ही है, बस वहां पे एक्सटर्नल फोर्स कहला दोगे, यहाँ पे क्या कहलाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। यानी सिंपल वाइज देखो तो एफ अपॉन में ए ही होगा। तो आप कह सकते हो इसका यूनिट क्या बनेगी?
एसआई यूनिट बताइए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनवर्स हो गया, और सीजीएस हो जाएगी डाइन सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया सीजीएस यूनिट। फिर आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, आप आराम से बना सकते हो इसका, ML-1T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। मैं एक मिनट में आया। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, तो सबसे पहला होगा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से बॉडी की लेंथ में इंक्रीज आ जाए, तो अब उसे हम क्या कह देते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस कह देते हैं, और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर लेंथ में, ड्यू टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, सेकंड, लेंथ में अगर चेंज आ जाएगा तो टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस, इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर द डिफॉर्मिंग चेंज। तो यहाँ पे जो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा या कंप्रेशनल स्ट्रेस जो होगा, वो क्या होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ, कंप्रेस कर रहे हो। थर्ड जो है वो क्या है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या हो गया कि अगर जो प्रेशर है, या फिर आप कहें कि बॉडी पे हर तरफ हर डायरेक्शन से इक्वली फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हर डायरेक्शन में उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तो ऐसे में हम उसे कह देंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। यानी कि जैसे कि अगर किसी बॉडी को आप पानी के अंदर डाल दो, तो पानी उसको हर डायरेक्शन से फोर्स लगाएगी इक्वली, जिसकी वजह से हम उसको कह देंगे कि वहाँ जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कैसा स्ट्रेस होगा? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस होगा। ठीक है, सेकेंड, नेक्स्ट लास्ट, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो, अभी तक जितने स्ट्रेस लगाए वो सारे सरफेस पे नॉर्मली लग रहे हैं, नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर एक्ट करेंगे तो बॉडी अंदर की तरफ होगी, बट यहाँ पे क्या है कि सरफेस पे होगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट एक्ट करना, बॉडी के सरफेस के टेंजेंट एक्ट करना। तो अगर टेंजेंट एक्ट करेगा, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है, लास्ट स्ट्रेस है फोर, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे बॉडी पे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो नॉर्मल, ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे में आपकी बॉडी पे नॉर्मली फोर्स लग रहा है, पर ये जितने फोर्सेस है सब नॉर्मली लग रहे हैं। पर टेंजेंशियल फोर्स होता है ऐसे लगाना, टेंजेंट पे ऐसे सरफेस पे लगाना, मतलब कि मान लो कि ये बॉडी है, इस पे आप एक फोर्स, तो ये जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा सरफेस पे, जिसकी वजह से अपर वाली बॉडी जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो आप बुक पे इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो फोर्स अपर वाला सरफेस खिसक जाएगा, नीचे वाला वहीं का वहीं रहेगा। क्लियर है? सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
जैसे आपके पास अगर कोई मोटी सी बुक रखी हुई है, उस पे आप फोर्स को ऐसे रखो, मतलब ऐसे बुक रखो और उस पे ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे। एक होता है कि ऐसे लगा रहे हो दबा के, और एक होता है ऐसे लगा, तो देखो ऊपर वाला सरफेस सिर्फ खिसकेगा, नीचे वाला वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे जब फोर्स लगा तो ये टेंजेंट फोर्स लगा ओके रहे हो। सर। हाँ, तो इस तरीके से टेंजेंट फोर्स लगा रहे हो आप। ठीक है, क्लियर है ये, चारों टाइप यस क्लियर। सर। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेस के बारे यस में। सर। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेन। पॉइंट कैसा था हमारा, जो भी था। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी लेंथ इन चेंज, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया। जब इस चीज का अगर आप रेशियो निकालोगे तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेन क्या है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। लिखिए, द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन, any dimension produced in the body, the ratio of the change in any dimension produced in the body to the original dimension is called strain. ठीक है, तो फॉर्मूला जो बन जाएगा स्ट्रेन का वो क्या बन जाएगा, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब इसके भी टाइप हो सकते हैं, देखो यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई भी यूनिट नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ सेम डायमेंशन है, अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ है, ऊपर मास है तो नीचे भी मास है। ठीक है, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है। टाइप की अगर बात करें तो क्या होगा, टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो जिस तरीके से टाइप स्ट्रेस के थे उसी तरीके से स्ट्रेन के भी टाइप हैं। सबसे पहला टाइप क्या होगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब भी लेंथ में चेंज आएगा और उसमें से जब रेशियो का और चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ निकालोगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड जो होगा वो क्या होगा आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। थर्ड है दैट इज शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर स्ट्रेन जो होता है इसको आप लिख लो, ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि आपकी जो रिलेटिव पोजीशन है ये टेंजेंशियल स्ट्रेन के बेस पे है। टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेस में जब फोर्स लग रहा है तो आप देख रहे हो कि रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी, पहले के मुकाबले इसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन या फॉर्मूला बनता है उसको आप लिख लो। ये थर्ड वाले को लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे इन रेडियन, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे इन रेडियन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, through which a face, through which a face, through which a face originally perpendicular to the, originally perpendicular to the fixed face, F A C E वाला face है ये, to the fixed face gets turned, gets turned on applying, on applying tangential deforming force. It is defined as the angle theta in radian through which a face originally perpendicular to the fixed face
gets turned on applying tangentially deforming force। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन जो हो गया वो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, जो कि सिमिलर होगा टेन थीटा के, यानी कि ये वाला थीटा, ये जो चेंज आया है इसको हम थीटा कह रहे हैं। तो मान लो ये एल है और इसमें जो चेंज आया वो डेल्टा एल आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगेन आपका फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा एल बाय एल। ये बात समझ में आई ईशा? यस सर, मतलब सर ये स्ट्रेस से रिलेटेड है इस वाले केस में। सारे ही स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस जब आप लगाओगे तो उसमें लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी। टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेशन कंप्रेशन स्ट्रेस लगाओगे ओके, तो तो आपके मतलब लेंथ सर जो स्ट्रेस है वो फोर्स है, और फोर्स से होने वाले जो चेंज है वो आएगा। स्ट्रेन में शो हो रहा है। हाँ, स्ट्रेन में शो हो रहा है, ठीक है। जैसे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस है उससे शेयर स्ट्रेन में शो होगा, यानी एंगल में शो होगा, एंगल में चेंज आएगा, ठीक है। ओके सर। हम्म, तो यहाँ तक कोई बात या कोई चीज नहीं समझ में आई हो? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है? देखो, हर एक बॉडी की अपनी इलास्टिक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाते जाओ और वो चेंज होता जाएगा, फोर्स लगाते जाओ और चेंज होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाके उसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो वही उसकी वो ब्रेकिंग पॉइंट ही क्या है, इलास्टिक लिमिट है। मतलब कि ब्रेकिंग पॉइंट को मैं नहीं कह सकता हूँ, उससे पहले काफ़ी इलास्टिक लिमिट होती है। कि मतलब कि इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि आप फोर्स लगाओ यहाँ तक, और अगर यहाँ तक अगर आपने छोड़ दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। बट अगर इस लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने फोर्स लगा दिया तो वो बॉडी उस ओरिजिनल शेप ओरिजिनल साइज को रिगेन नहीं कर पाएगी, वो उतने का उतना ही रह जाएगा, ठीक है। समझे? तो मतलब जय, सर वो इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में चली जाएगी। हाँ कह सकते हो, प्लास्टिसिटी में चली जाएगी। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो वो वापस आ जाती है, ज़्यादा स्ट्रेच करोगे और करोगे तो और स्ट्रेच करोगे आ जाएगी। एक बार स्ट्रेच किया तो वो वैसी की वैसी रहेगी, है ना। वो क्या हुआ कि उसने अपनी सर अपनी स्प्रिंग का वैसे एग्जाम्पल गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि हम पूरी बॉडी की बात करें, स्प्रिंग एक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल है। बट मैं समझाने के तरीके से बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो वो वापस गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप रबड़ का ले सकते हो कि आप रबड़ को आज ज़्यादा स्ट्रेच कर दो तो क्या होता है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, या ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है। सर टूट के बहुत तेज की लगती है सर वो। हाँ वो तो है, क्योंकि वो फोर्स है, वो फोर्स आएगा तो लगेगा ही, ठीक है। तो समझ में आई इलास्टिक लिमिट? तो इसमें लिखिए यस सर। द मैक्सिमम स्ट्रेस within which the maximum stress within which the maximum stress within which the body regains its original the body regains its original size and shape, the body regains its original size and shape after the removal of after the removal of after the removal of deforming force, after the removal of deforming force is called elastic limit, after the removal of deforming force is called elastic limit, ठीक है। तो the maximum stress within which the body regains its original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit। Next, Hooke's law। Hooke's law, सर हम्म, सर अभी तक जो हमने ये सारे फोर्सेस पढ़े हैं कंजर्वेटिव है ना? फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। मतलब कुछ कुछ को छोड़ के बाकी सारे कंजर्वेटिव है। हाँ मोस्टली मोस्टली, हाँ। क्यों?
ओके सर, यही कंफर्म करना था। नहीं मतलब वो हमें सर बता रहे थे ना कि जैसे वर्टिकल सर्कल में भी और काफ़ी जगह पे जब तुम प्रूफ करने के लिए यूज़ करोगे तो कंज़र्वेटिव फ़ोर्स लगा के ही प्रूफ हो जाती है आधी चीज़ें। हम्म। तो क्लियर होना चाहिए कंज़र्वेटिव और नॉन कंज़र्वेटिव फ़ोर्सेस कौन-कौन से हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस तो मोस्टली सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं एक्सेप्ट जो नॉन कंजर्वेटिव में जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, मतलब अब कंटिन्यूस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, या यूं कह लीजिए ऐसे फोर्स जिससे हीट जनरेट हो रही हो, बॉडी को लॉस हो रहा हो, तो उस टाइप के फोर्स जो होंगे वो नॉन कंजर्वेटिव होंगे। जिससे बॉडी को लॉस हो, कुछ लॉस हो उसमें, तो उसमें उस टाइप के फोर्सेस को हम कह सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, अगर पूरे पाथ पे लग रहा है तो उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट सर ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। विस्कोसिटी भी है, क्या? फ्लूइड फ़ोर्स, विस्कोसिटी भी तो है, हाँ, फ्लूइड फ़ोर्स। विस्कोसिटी, हाँ मैं वही बोलने वाला था, विस्कोसिटी हो गया। ये नॉन कंजर्वेटिव होगी, जिससे एक लॉस हो रहा है, किसी चीज का लॉस होगा तो मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव है, काम की चीज नहीं है। ठीक ओके है, सर। मतलब ऐसे भी नहीं कह सकते काम की चीज नहीं है, बट ठीक है। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो डेफिनेशन मिलती हैं कि आप अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हो तो स्ट्रेस लगाने के साथ साथ उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ये हुक्स लॉ कहता है। और ये आप प्रैक्टिकली देखते हो कि आप जैसे जैसे बॉडी पे स्ट्रेस लगाओगे उसमें क्या आने लगेगा, स्ट्रेन आने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वी कैन से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुक्स लॉ कहता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट लिखो, इट स्टेट्स दैट the extension produced in wire, it states that the extension produced in a wire is directly proportional to the extension produced in a wire is directly proportional to the load applied. Produced in a wire is directly proportional to the load applied. और करके आप डेफिनेशन एक लिखोगे, और करके, within the elastic limit the stress is directly proportional to strain. Within the elastic limit, within the elastic limit, the stress is directly proportional to strain. ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे इक्वल टू लगाने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है आपका, कांस्टेंट, इज इक्वल टू क्या है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और क्या कह सकते हो इसको, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये दो टर्म हम यहाँ पे इसको बोलेंगे। क्लियर है ये बात? यस सर। तो ये हो गया हुक्स लॉ। इसका वायर का अगर इसका डायग्राम अगर आप देखो, स्ट्रेस अपॉन में एक्सटेंशन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये स्टेट ऐसे जा रहा है। ठीक है, या ये जो एग्जांपल है, ये इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं कहेंगे, हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो लोड अप्लाइड है, लोड अप्लाइड, और ये होगा एक्सटेंशन।
ठीक है। हुक्स लॉ जो अभी स्टार्ट होगा, ये एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपकी सारी है डेफिनेशन। यानी कि एक वायर ली गई है, पतली सी वायर ली गई है, मेटेलिक वायर, उसके ऊपर वेट रख रहे हैं, उस पर लोड लगाए जा रहे हैं, और उस पर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसके बेसिस पे ये सारी स्टेटमेंट बोली जा रही है। ठीक है। तो सर जो लोड है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है या स्ट्रेस, एक तरह से फोर्स ही हुआ है। फोर्स ही हुआ ना, ये लोड अप्लाइड मतलब जो उसके ऊपर फोर्स आप लगा रहे हो, जो वेट रख रहे हो उसकी वजह से, और जो उसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है वो चीज हो गया। ओके सर। ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन में strain. Now on the basis of type of stress or strain, we can divide the different parts of different type of modulus of plasticity. जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। ठीक है। तो इन टाइप के बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी भी पढ़ते हैं। तो इनके बेस पे अगर हम मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ें एक एक करके, ओके, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी हैं तो क्या क्या है, लेट्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। फर्स्ट, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है। दूसरा हो सकता है बल्क मॉडुलस, को डिनोट किससे करते हो, वाई से। सेकंड इज बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हो के से। ठीक है। किससे डिनोट कर रहे हो, स्मॉल के से। क्लियर है बात। थर्ड है यस सर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। ठीक है। यस सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी ये हो गए। क्लियर है बात यहाँ तक, इसको रब कर दूं। यस सर। हाँ जी सर, मैंने तो लिख लिया सब। इसमें तो फास्ट हुआ। सर आप बोलते रहते, लिखती रहती साथ साथ। हम्म कल दशहरा है, रावण तो कहीं फूक ही नहीं रहा है, हैं? और नहीं तो क्या, क्या बनाएंगे सर, कुछ भी मतलब घर बैठे बैठे वैसे भी बोर हो गया है। मन भी नहीं कर रहा, अब तो आलस सा आ रहा है। अब घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता ना, आदत बन गई अब घर की। उठने का भी नहीं मन करता। नींद ही आती रहती है। मुझे भी आ रही है, अब पढ़ाते वक्त आ रही है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ डेफिनेशन इसकी लिख लो।
within the elastic limit, the ratio of longitudinal stress within the elastic limit, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity. ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बेस पे अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन में एल। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन में ए अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एफ एल अपॉन में ए इंटू में डेल्टा एल, ये आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। कुछ इसके एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता वो दोनों इससे हट जाए, वो काम नहीं पड़ता। तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नो ये सर, क्लियर है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और इजी भी है, ज़्यादा इसमें कुछ टाइम लगेगा नहीं। तो सर मुझे थ्योरेटिकल लग रहा है ज्यादा। थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, ऐसा नहीं कह सकते, न्यूमेरिकल भी है। थ्योरेटिकल तो अब ऐसा कोई चैप्टर थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल बट न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर 9 में भी है, थर्मो में भी है, थर्मल में भी है। कोई चैप्टर कटा तो नहीं है अभी तक? सारे हो रहे हैं? वी कैन। सर मतलब है तो कटे हुए, बट फिर भी सर सारे ही कराते हैं। अच्छा। मतलब कहते हैं कि तुम्हारे एंट्रेंस में भी काम आएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ सब कुछ। हम्म। तो इसलिए वो करा ही रहे हैं सब। आप पेपर कैसे बनाते हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आप जो करा रहे हैं उसके यार अकॉर्डिंग? मेरे को तो लग रहा है वो सारा जो पेपर है ना वो एचसी वर्मा से बनाता है, क्योंकि एक बार बच्चे ने पूछा भी था कि सर हम कौन सी रेफरेंस बुक ले। तो हाँ। सर ने कहा फिजिक्स के लिए तो एचसी वर्मा ही लो, वो तो तुम्हारे लिए बाइबल होनी चाहिए। तुम मतलब सुबह शाम उसको मतलब माथा टेका करो, ऐसे से हो रखे थे सर कि भाई हाँ। वही है सब कुछ। और एच सी वर्मा। हमने एच देखा सी भी था, काफी बच्चे कह रहे थे कि उसमें से थे इस बार पेपर में क्वेश्चंस। एच सी वर्मा बेसिकली क्या है कि है तो अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। एच सी वर्मा सभी करते हैं जब एंट, पर वो बेसिकली एक तरीके से एंट्रेंस बुक है, आप कह सकते हो। हाई लेवल क्वेश्चन है वहाँ पे। जेई मेंस के अकॉर्डिंग देखो, जेई मेंस कह रहा हूँ, जेई मेंस जेई एडवांस उनके बेस पे क्वेश्चन है। बोर्ड के बेस पे देखोगे तो उसके लिए फिर वो थोड़े क्वेश्चन हाई हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके टीचर करा रहे हैं तो कर लिया करो। क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय 10 रेज टू पावर माइनस 4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन अ स्ट्रेस ऑफ 10 रेज टू पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन इट। तो यानी कि लेंथ में जो चेंज आया वो कितना आया? 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर। नहीं, कह रहा था लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड वायर इंक्रीज्ड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ वायर। यानी कि वो कह रहा है कि जो चेंज इन वायर है वो ओरिजिनल का 10 रेज टू पावर माइनस 4 है। तो वी कैन से कि जो डेल्टा एल है वो 10 रेज टू पावर माइनस 4 ऑफ ओरिजिनल लेंथ है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एल अपॉन में एल इज इक्वल टू क्या है? 10 रेज टू पावर माइनस 4। ये दिया हुआ क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है कि स्ट्रेस आपको गिवन है। स्ट्रेस कितना गिवन है? स्ट्रेस गिवन है आपको 10 रेज टू पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है तो फॉर्मूला भी आप लोगों ने आपने पढ़ा, दैट इज y इज इक्वल टू क्या पढ़ा? y इज इक्वल टू दिस। तो आप कह सकते हो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ये बेसिकली क्या है? आपका स्ट्रेन हो गया और स्ट्रेस आपको गिवन है, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर माइनस 7 अपॉन में 10 रेज टू पावर माइनस 4। 4 ऊपर जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 और ये कितना बच जाएगा? माइनस 3।
ठीक है, तो क्या बचेगा, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है बात? 4 है, यस 7 सर। +7 है, सॉरी -7 नहीं दे रखा, +7 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 11। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, लेंथ दे रखा है, ठीक है, एंड डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वेज 50 ग्राम, ठीक है, जिसका वेट आपको दे दिया 50 ग्राम, यानी कि मास दे दिया 50 ग्राम। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf, फोर्स क्या दे दिया आपका 10 kgf, 10 kgf, तो kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो, 98 न्यूटन, ठीक है। लेंथ इंक्रीज बाय 2 मिलीमीटर, यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू हो गया 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। कैलकुलेट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट निकालना है, तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, फोर्स गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी अगर गिवन है तो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला अगर देखें तो वो कहता है एफ एल अपॉन में एरिया इंटू में डेल्टा एल, एल आपको गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, एफ गिवन है, एरिया नहीं गिवन है। पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में मास वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू में लेंथ। ये फॉर्मूला पढ़ा है वॉल्यूम का कई बार आपने, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, यस एरिया सर। इंटू लेंथ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में एरिया इंटू लेंथ, आपको एरिया चाहिए तो मास अपॉन में एरिया, डेंसिटी इंटू लेंथ। तो मास कितना गिवन है 50 ग्राम, डेंसिटी कितनी ग्राम है 8 ग्राम पर, और लेंथ आपका 2.5 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो ये गया 5555, 8×5 = 40, तो 1/40, एरिया क्या आ गया आपका 1/40। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, फोर्स आपका हो गया 98, लेंथ हो गया 250, एरिया कितना हो गया 1/40, यानी ऊपर चला गया 40, और चेंज इन लेंथ कितना है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² लगाओगे, यानी 0.2 सेंटीमीटर, है ना, 0.2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? रिपीट करना सर। लेंथ को 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप यूँ कह सकते हो कि इस तरीके से समझ सकते हो, सेंटीमीटर में करना है तो क्या है 2 इंटू 10⁻³ मीटर है, इसको आप यूँ लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। यस सर। तो 10⁻⁻2 क्या होता है, सेंटी की वैल्यू, ये हो गया सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ, जो डेल्टा एल हो गया वो 0.2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.2। अब इसको आप सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसी पीडीएफ मैं इसकी भेज दूंगा, नए चैप्टर की। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स से रिलेटेड, यंग्स मॉडल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, उनको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। आई गेस। सर हम ये प्रूफ नहीं करेंगे, क्या? ये यंग्स मॉडल्स वो जो वायर वाला एक्सपेरिमेंट आप कह रहे थे। नहीं, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है, इसमें बस एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वो कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पे, इसका कोई प्रूफ नहीं है।
प्रूफ क्या करें, ओके स्ट्रेस अपॉन सर। स्ट्रेन है वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। बस वो जो हम लोड और वायर वाला केस कर रहे थे, वायर के बेस पे एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है जो कि इस तरीके से यूं बनेगी, और इसको ऑब्जर्व करते हुए सारी पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 3। एग्जाम में ये ग्राफ एक्सप्लेन करने को आ जाता है, कई बार आपको ग्राफ दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा बताओ कौन ब्रिटल है, कौन डक्टाइल है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा आपसे। ओके सर। ठीक है, तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, उससे आप कुछ इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आप न्यूमेरिकल कुछ कर लेंगे। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। हैव अ गुड डे सर। टू यू।